अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था गैस लॉज में बॉयल्स लॉ हम कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ल्स लॉ पे आएंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। उन फैक्टर में क्या था? प्रेशर था, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। और हमने ये बात भी की थी कि जब भी हम किसी दो फैक्टर्स का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, हमने क्या करना होता है? बाकी तमाम वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना होता है। चार्ल्स लॉ में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो बाकी वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं ना, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस वीडियो में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड यूज़ होगा, इसी वजह से हमने पहले देख लिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। नाउ आ जाते मेन टॉपिक की तरफ, चार्ल्स लॉ पेश किया गया बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स, जिसमें इसने स्टडी किया दो वेरिएबल्स को, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। इसने देखा कि टेम्परेचर चेंज का गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। अगर एक सैंपल है गैस का, इस सैंपल का टेम्परेचर हम चेंज कर दें तो उस टेम्परेचर चेंज का इस गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। अब इसकी स्टेटमेंट देखो, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर। सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई है कि वॉल्यूम गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टेम्परेचर के। और यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं? गिवन मास है गैस का। गिवन मास मतलब हमने नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दिया, ठीक है। एन क्या हो गया? कांस्टेंट। और एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर मीन्स प्रेशर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर से एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम प्रेशर को क्या करते हैं? कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं? कांस्टेंट। तो इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं? इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम नाम देते हैं के का। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? V इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट और T टेम्परेचर। ये इक्वेशन बनती है चार्ल्स लॉ की। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखो, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस फिल की है। ये इसका वॉल्यूम है और हमने इसको ख़ास टेम्परेचर दिया है जिसे हमने कह दिया T। अब हमने क्या किया? इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। हमने ऐसे हीट दे दी और इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने हीट प्रोवाइड की, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, वो स्पीड जिससे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई। अब जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर जाएंगे क्योंकि उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। जब ये मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे और दूर जाएंगे तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा।
वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर तक मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल गैस सैंपल का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन थी चार्ल्स लॉ की। अब इस सिस्टम को देखो, फर्स्ट सिस्टम को। यहाँ जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ये क्या इनिशियल वॉल्यूम्स एंड टेम्परेचर्स है ना, तो इसे हम V1 कह देते हैं और T1 कह देते हैं। फिर जब हमने हीट दी तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, T1 से क्या हो गया, T2 हो गया, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से फिर वॉल्यूम भी चेंज हुआ, V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। यहाँ तक बात समझ आई। अब जो हमने चार्ल्स लॉ की एक्सप्रेशन लिखी है, यहाँ से हम इस कांस्टेंट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, V/T इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। अब अगर यही एक्सप्रेशन हम इस सिस्टम के लिए लिखें तो क्या बनेगा, V की जगह पे क्या लिख देंगे, V1, और T की जगह पे क्या लिख देंगे, T1। V1 T1 इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। और यही इक्वेशन अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, V2/T2 इज इक्वल्स टू K। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब राइट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। तो ये भी एक एक्सप्रेशन बनती है चार्ल्स लॉ की। अब इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हम इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो निकालें और फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो निकालें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे और फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। तो अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज़ किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा रहे हैं, मतलब उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब इंक्रीज़ होगा तो गैस सैंपल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने तमाम पॉइंट डिस्कस की उसको हमने समराइज़ कर लिया। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है। देखो, चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब चार्ल्स इन वेरिएबल को स्टडी कर रहा था तो इस एक्सपेरिमेंट में उसे वॉल्यूम्स की कुछ वैल्यूज़ मिली और टेम्परेचर की भी कुछ वैल्यूज़ मिली। उन वैल्यूज़ की मदद से उसने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने पर उसे कैसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन। हमने ये बात पहले डिस्कस की कि जब भी रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, और अगर इन्वर्स रिलेशन हुआ तो हमें कर्व ग्राफ मिलेगा, जैसे कि बॉयल्स लॉ में मिला था। अब ये ग्राफ है, यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम। ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ ओरिजिन पे टेम्परेचर हमने रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री है तो गैस का वॉल्यूम की हमें कोई वैल्यू मिल रही है, गैस का वॉल्यूम हमें 0 नहीं मिल रहा। देखो, अगर गैस का वॉल्यूम 0 होता तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता, यहाँ से स्टार्ट होता, बट यहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस पे 0 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यूज़ होंगी ना, 2 है, 4 है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, वॉल्यूम हमें गैस का मिल रहा है। टेम्परेचर 0 होने पे वॉल्यूम गैस का मौजूद है। अब चार्ल्स ने क्या किया कि इसने इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्स एक्सिस से टच हो जाए। अब जब ये लाइन एक्स एक्सिस से टच हो गई तो उसने यहाँ पे टेम्परेचर देखा, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, -273.16 सेंटीग्रेड, माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जाके गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
वॉल्यूम ज़ीरो होने का क्या मतलब है? गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो गैस है वो अब गैस नहीं रही, बल्कि अब वो लिक्विड में चेंज हो गई है। जब भी हम बात करें कि गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, इट मीन्स वो गैस अब गैस फॉर्म में नहीं है, वो गैस अब क्या बन चुकी है? लिक्विड बन चुकी है। जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, हम जब टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब इस टेम्परेचर पे आके इतना कम हो जाएगा कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाएंगे कि वो लिक्विड स्टेट बना लेंगे। ठीक है, उनका स्टेट ही चेंज हो जाएगा। वो किस स्टेट में आ जाएंगे? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। यही टेम्परेचर अगर हम केल्विन में देखें तो ये बनता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विफाई हो जाती है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अब इस टेम्परेचर तक रियल गैसेस नहीं आती। रियल गैसेस इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, रियल गैसेस 0 केल्विन से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। रियल में गैसेस इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होती, उससे पहले हो जाती हैं। इस टेम्परेचर के करीब जो गैसेस आती हैं उसके इक्वल नहीं पर करीब आती हैं, वो है हाइड्रोजन, हीलियम। अब क्या इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कह सकते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट क्या था? टेम्परेचर इन केल्विन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो टेम्परेचर इन केल्विन, 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पे आके आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, क्योंकि रियल गैसेस तो यहाँ तक नहीं आ रही हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है, वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए ना। यहाँ पे हमारा चार्ज लॉ का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब लास्ट में हम टेम्परेचर कन्वर्जन देखेंगे कि हम सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को। नाउ हम कर रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में गिवन है तो उसे हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? देखो, हमें जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होगा हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। 273 हम क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि इसको केल्विन में चेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे? केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस में हमें कितना टेम्परेचर गिवन है? 10। तो 10 प्लस 273 ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 283 केल्विन। केल्विन पे हम डिग्री का साइन नहीं लगाते। ठीक है, नाउ ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 80। इसमें हमें सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर गिवन है, हमने उसे केल्विन में चेंज करना है। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना हो, उसका फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। जो भी टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। सेल्सियस में हमें कितना टेम्परेचर गिवन है? -12। इसमें हम क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होंगे? माइनस होंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा 261 केल्विन। सेकंड है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन इज इक्वल्स टू 27 प्लस 273 ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 300 केल्विन। नेक्स्ट है 43। तो 43 प्लस 273, इसे जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1 और 3, 316 केल्विन। अब आ जाओ नंबर 4 पर।
नंबर 4 में हमें दिया गया है 110, तो 110 प्लस 273, इसे ऐड करेंगे 383 केल्विन। नेक्स्ट है 786, तो 786 प्लस 273, 6 और 3 9, 15, 7 8 9 10, 1059 केल्विन्स। नाउ यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवोगैड्रो लॉ।